हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। कुछ तथाकथित यूट्यूबर जो हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका मानना है कि अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो भारत में तानाशाही शासन आ जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। क्या इन सारी चीजों पे उन्होंने तथ्य दिया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति के संदर्भ में दो तथ्य उत्पन्न हो सकते हैं, एक उसके निगेटिव और एक उसके पॉजिटिव में। अब यहाँ पे उस व्यक्ति को जिस तरह से दर्शाना होता है, उस तरह के तथ्यों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें उस व्यक्ति को नेगेटिव दिखाना है, नकारात्मक दिखाना है, तो नकारात्मक तथ्यों का यूज करते हैं। अगर उसे पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव तथ्यों का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखना यह है कि उस व्यक्ति के संदर्भ में निगेटिव तथ्य ज्यादा हैं कि पॉजिटिव तथ्य ज्यादा हैं। अगर वो निगेटिव तथ्य ज्यादा होते हैं तो कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है, लेकिन अगर उसके पॉजिटिव तथ्य ज्यादा हैं और निगेटिव तथ्य कम है तो हम कह सकते हैं वो व्यक्ति अच्छा होता है। लेकिन केवल और केवल दर्शकों के सामने उसके निगेटिव तथ्यों को रख देना और व्यक्ति को भड़काना कि देखो अब तो डिक्टेटरशिप आने वाली है अगले चुनाव के बाद, और मोदी जी 2 बार तो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन तीसरी बार अगर चुनाव जीत जाएंगे तो डिक्टेटरशिप ला देंगे, यानी कि तानाशाही ला देंगे। इससे पहले 2 चुनाव जो जीते थे उसमें उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, ठीक है ना। अब ये डराने का काम क्यों हो रहा है वोटरों को, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और तथ्य इसके पीछे क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला तथ्य है ईडी की कार्यवाही। यहाँ पे बताई जा रही है कि ईडी की कार्यवाही जो है वो चुनाव से पहले की जा रही है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ईडी को ये अधिकार किसने दिया है। मैं आपको बता दूं कि 2002 में ईडी को लाने का बात चला था, पीएमएलए कानून लाने की बात चली थी, लेकिन पीएमएलए कानून 2005 कांग्रेस के सरकार में लागू हुआ था और ईडी को ये सारे अधिकार भी कांग्रेस के शासन में ही मिले थे। और कांग्रेस के शासन के दौरान ऐसा नहीं है कि पहली बार भाजपा में ही ऐसा हो रहा है कि नेताओं के साथ जो है ईडी के समन जाते हैं और नेता उपस्थित होते हैं। ऐसा केवल बीजेपी में नहीं हुआ था। बीजेपी से पहले अगर 2003 से लेकर के 2013 तक की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी ईडी की कार्यवाहियां होती थी और लगभग 26 नेताओं पे ईडी की कार्यवाही में से 14 विपक्ष के नेता थे और उन पे जो है ये कार्यवाही होती थी, जिनमें कि मैं आपको 2 बड़े नाम बताऊंगा, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जो है, ये 2 बड़े नाम है जिसमें ईडी की कार्यवाही हुई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा। और भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ, मैं कह दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ ईडी की कार्यवाही होती रही है। ये पहली बात नहीं है। ईडी जो है एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो है वो कार्य करती है। अगर उसको लगता है कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं तो ईडी उस पर जांच करती है और जांच के बाद जो है समन भेजती है। अब आपको मैं बता दूं ये मुद्दा आ क्यों रहा है इस समय उनका मानना है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन यूट्यूबरों का मानना है जो तथाकथित तानाशाह की बात करते हैं, वे लोग कहते हैं कि देखिए भैया, ईडी की कार्यवाही चुनाव से पहले चल रही है। अब ये चाहते हैं कि किसी के प्रति कोई कार्यवाही न हो। मैं बता दूं कि ईडी की इस कार्यवाही से लाभ भी हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में ईडी के साथ जो भी मुकदमे जुड़े हैं, लगभग 7,000 मुकदमे ईडी के पास लंबित हैं और उस 7,000 में केवल 3% जो है वो राजनेताओं के खिलाफ है। बाकी कॉर्पोरेट कंपनियां आदि के संदर्भ में ईडी ने मुकदमे दर्ज करके उस पर कार्यवाही करती है। अब आपको ये बात मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि इन कार्यवाहियों के द्वारा काले धन का जो है, या फिर कह सकते हैं जो रेवेन्यू जो है जनरेट होती है, या फिर कह सकते हैं जो धन जो है वो कह सकते हैं घुसखोरी हुआ है, उस घुसखोरी को जब्त करने में अगर हम ये देखें तो 2003 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार में केवल 35,000 करोड़ जो है ईडी जब्त कर पाई थी। लेकिन वही मोदी सरकार ने ईडी को जब फ्री छोड़ दिया कि भैया किसी के सापेक्ष तुम जो है कार्यवाही करो, तो मैं आपको बता दूं 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है उसका 1.25 लाख करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं, जो कि गैर कानूनी रूप से ये पूरे के पूरे धन थे। अब जरा एक बात बताइए, इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा धन जो है वो भारत सरकार के पास आ रहा। अब एक बात और भी मैं आपको बता दूं, दूसरा एलिगेशन ये लोग लगा रहे हैं कि नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको जेल में डाला गया और इससे लेकर के वो यूट्यूबर बहुत ही नाराज हैं। और नाराज इसलिए भी हो सकता है उनके चहेते मुख्यमंत्री हो। क्या ये पहली बार हुआ है क्या ईडी ने किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला, किसी नेता को जेल में डाला? तो इनका मानना है कि देखिए भैया, किसी के साथ कार्यवाहियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि किसी के साथ अगर कार्यवाही होती है
तो उसके साथ जो है न्याय होना चाहिए। हम भी मानते हैं कार्यवाही न्याय संगत होना चाहिए, लेकिन एक बात तय, ईडी ने 7 समन भेजे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, उनको भी ईडी के समन पे दिल्ली आना पड़ता था। लालू यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, ये सब मुख्यमंत्री होते हुए ईडी के समन पे ये लोग दिल्ली जाते थे, वहां पे पूछताछ में भागीदार होते थे। अब मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनको 7 बार ईडी ने समन भेजा, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और शराब घोटाले मामले में उन्होंने कहा, उन पे आरोप लगा कि ये भी इसमें सम्मिलित हैं। अब समस्या क्या आती है, अगर आप यहाँ पे निर्दोष है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्दोष को साबित कीजिए और जमानत ले लीजिए, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे तो आप रोना रो रहे हैं। क्या ये पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया? यहाँ पे तो एलिगेशन लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। लेकिन आपको बता दूं कि जब अन्ना हजारे शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर रहे थे लोकपाल के तहत, तो उस समय भी जो है कांग्रेस की सरकार ने बिना किसी दोष के इनको जो है उठाकर जेल में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी को डाला गया था। तो ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं। लेकिन इस बार जो जेल गए हैं वो कुछ आरोपों में गए हैं। अगर वो आरोप गलत होंगे तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन अभी कोर्ट जमानत दे नहीं रही है, न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में है। तो आप कहेंगे कि नहीं भैया, आपने मोदी सरकार जो है ऐसा कर रही है, मानता हूं। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे निर्दोष होंगे तो कोई भी कोर्ट, हमारे यहाँ न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है, वो आपको जमानत दे देगी और जमानत का अधिकार भी सभी को होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलत होंगे तो जमानत का अधिकार आपका तो है ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि मैं जो है निर्दोष हूँ, तो आपका निर्दोष, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को निर्दोष ही कहता है, इसका निर्णय न्यायालय करती है। अब दूसरी चीज समस्या आ रही है, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। और घोटाला क्या है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात चल रही है, चुनावी चंदा की बात चल रही है कि भैया चंदा में इन्होंने धंधा किया है और जो है बहुत ही घोटाले कर दिए, बड़े बड़े घोटाले हो गए यहाँ पे। अब घोटाले क्या है? घोटाले ये हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार या फिर बीजेपी को जो है यहाँ पे 6000 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला है, यानी कि चंदा मिला है, और इसलिए वो जो है घोटालेबाज हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो और भी पार्टियां हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है चंदा लेने वाली कांग्रेस, टीएमसी है, फिर से सपा है, और भी बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने चंदा ली है। इसका मतलब उन्होंने भी घोटाला किया है। क्या कोई ज्यादा लिया है वही घोटाला करता है क्या? थोड़ा लेने वाला भी घोटाला करता है। लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो घोटाला कर ही नहीं सकते। कुछ मैं घोटालों की लिस्ट देना चाहूंगा और चुनावी बॉन्ड क्यों सही था इसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ मैं आपको घोटाले की लिस्ट देता हूं जो कि मेरे पास है। मैंने जो है यहाँ पे घोटालों की लिस्ट मैंने जो तैयार की है, सबसे पहले बता रहे कि केवल 2003 से लेकर के 2013 तक जो कांग्रेस की 10 सालों की सरकार थी, उसमें जो घोटाले के मामले लंबित हैं वो क्या है? कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2G घोटाला जो कि आप लोग सुनते हैं बहुत बड़ा घोटाला 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, INX मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, एंट्रिक्स देवास डील घोटाला, नौकरी के लिए भूमि, ग्रुप डी की जो नौकरी चाहिए थी रेलवे के लिए, तो उसके लिए भूमि दो, ग्रुप डी की नौकरी लो, इसमें भी घोटाला हुआ। पंचकुला गुड़गांव में प्राइम लैंड्स का आवंटन घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, एम्ब्रेयर डील घोटाला, फिर से यहाँ पे है पिलाट्स बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का घोटाला, हॉक विमान खरीद घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। ये मुख्य घोटाले के आरोपी हैं ये लोग, जिसका मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया। अभी और भी बहुत सारे घोटाले हैं, मैंने केवल इन थोड़ा सा जो घोटाले थे उसके बारे में बताया। और केवल यहाँ पे नरेंद्र मोदी को घेरा इसलिए जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। कहाँ था भैया? क्या 1947 से लेकर के 2017 तक चुनाव नहीं होते थे? क्या होते थे कि नहीं होते थे? 2014 तक भी चुनाव हुए। क्या कोई भी पार्टी जो है ये बता सकती है? क्या कोई भी कोर्ट ये बता सकती है कि कितना लिया गया? क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि यहाँ पे 1947 से लेकर 2017 तक जो चुनाव में पैसे खर्च हुए हैं, वो पैसे आखिर आए क्या? आए कहाँ से वो पैसे? क्या वो पैसे जो है कॉर्पोरेट कंपनियां उनको चंदा नहीं दी? बड़ा बड़ा चंदा इन्होंने लिया था, लेकिन उसका कहीं हिसाब नहीं है। और इस समय हिसाब मिल पाया है केवल इसलिए क्योंकि इस समय इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो कानून था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो यहाँ पे नियम था, उसके तहत ही हमें जानकारी प्राप्त हो सकी है। अब यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स का मानना है, कुछ जो तथाकथित कह सकते हैं जो तानाशाह कहना चाहते हैं, उनका ये मानना है कि भैया आपने इसको गोपनीय क्यों रखा? गोपनीय कहाँ होता है भैया? गोपनीय रखने का मेन कारण ये है कि किसी राज्य में हो सकता है कि अलग पार्टी की सरकार हो,
किसी अलग पार्टी की सरकार हो तो कंपनियों के खिलाफ वो कार्रवाई हो सकती है, भैया तुमने हमको चंदा नहीं दिया, उनको क्यों दिया। तो इससे कार्रवाई से उनको बचाने के लिए काम किया गया था। दूसरी बात आपको बता दूं, ये गोपनीय नहीं होता है, कंपनी ने कितना चंदा दिया है वो अपने बैलेंस शीट में उसको मेंशन करती है, किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है वो अपने बैलेंस शीट में उसको मेंशन करती है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, कहना कि नहीं ये घोटाला है, तो अब बताइए, अगर आप ये घोटाला है और ये जनता को जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, तो मैं ये कहता हूं कि 1947 से लेकर 2017 तक जितने चुनाव हुए हैं, जितने पैसे खर्चे हुए हैं, इसकी भी जनता को जानने का अधिकार है। जनता जानना चाहती है पैसे कहां से आए, बड़े बड़े जो चुनावों में आपने पैसे खर्च किए हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता पैसे कहां से आए हैं। आइए अब आगे बात करते हैं ईवीएम का। बात जब भी कहीं आती है बात ईवीएम पे आगे फंस जाती है, भैया ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है। अब मैं बता दूं कि चुनाव आयोग ने कहा भैया ईवीएम पे जब आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है ईवीएम हैक हो सकती, तो एक काम करिए, आप हैकर लेकर के आइए और प्रत्येक पार्टी को जो है हम 4 घंटे देंगे, प्रत्येक पार्टी को 4 घंटे देंगे ईवीएम को, ठीक है ना, कि आप जो है ईवीएम को हैक कर दीजिए। 3 जून 2017 को चुनाव आयोग ने कहा भैया आओ, प्रत्येक पार्टी आइए, आपको आमंत्रित करते हैं और आपको 4 घंटे का समय है और ईवीएम को हैक कर दीजिए। अगर आप ईवीएम हैक कर लेंगे तो हम मान जाएंगे कि ईवीएम हैक होता है। लेकिन कोई पार्टी वहां पे नहीं जाती है, क्योंकि इनको चिल्लाना था, बस ये अपने हार को छिपाना चाहते हैं। अगर पंजाब में जीतते हैं तो ईवीएम भैया बहुत बढ़िया है, ईवीएम हैक नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा है। पश्चिम बंगाल में जीतते हैं ईवीएम बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश में जीतते हैं ईवीएम अच्छा है। तेलंगाना में जीतते हैं ईवीएम अच्छा है। तमिलनाडु में जीतते हैं ईवीएम अच्छा है। केरला में जीतते हैं ईवीएम अच्छा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत गए, ईवीएम भैया हैक हो गया, है ना, ईवीएम हैक हो गया। मध्य प्रदेश में जीत गए, ईवीएम हैक हो गया। क्यों? भाजपा जहां जीतती है वहां ईवीएम हैक होता है, जहां अन्य पार्टियां जीतती है वहां ईवीएम हैक नहीं होता है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसको भी जरा क्लेरिफाई कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि चुनाव आयोग ने बाकायदा किया था और इनमें से कोई पार्टी जो है 3 जून 2017 को नहीं गई थी और 4 घंटे का समय था। उन्होंने कहा था कि आप दुनिया के कोई भी हैकर लेके आइए जो इनको हैक कर दें। क्यों नहीं गई भाई? इनको डर था, इनको डर ये था कि कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं तानाशाही की। ये कहते हैं कि बहुत बड़ा तानाशाही है। अब मैं आपको बात बता दूं, तानाशाही ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के चुनाव, मैं कहूंगा इंदिरा गांधी जो 1971 का जो उनका चुनाव था, जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई, याचिका डाली गई भैया ये गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था और 6 साल तक चुनाव लड़ने पे मना कर दिया था। इंदिरा गांधी ने कहा कि आपकी इतनी औकात, मुझे कह दिया आपने कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने संविधान का एक भी ऐसा भाग नहीं था जिसको छेड़ा ना हो और पूरे संविधान संशोधन करके रख दी और संविधान को अपने अनुसार बदलने का प्रयास किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर आपातकाल लगा दिए गए, आपातकाल लगा दिए गए पूरा का पूरा 1975 के अंदर। और बहुत बड़े बड़े नेताओं को, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोकतंत्र बचाने का प्रयास कर रहे थे, वहां भी उठा करके जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े नेता थे उस समय, और उनको बहुत बड़े बड़े नेताओं को उठा करके, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सबको जो है जेल में डाल दिया गया था। इसका क्या दोष था? अपना लोकतंत्र बचाना नहीं था, अपने आप को बचाने के लिए तानाशाही ये होता है। अगर तानाशाही की परिभाषा आप जाने तो तानाशाही की परिभाषा आपको बिल्कुल पता नहीं है। जो आप कहते हैं कि तानाशाही आ गया है, आपने फैक्ट भी प्रेस कर दिए, और फैक्ट भी किसका देते हैं? जर्मनी का फैक्ट देते हैं कि देखो भैया जर्मनी कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, यूएन कह रहा है। भैया जर्मनी में जो बड़ा तानाशाह हुआ है उसका नाम आपको पता है ना, हिटलर। उसके जैसा तानाशाह यहाँ पे होता है। आप बोल पा रहे हो इतना सब, आप जो है अच्छे से यहाँ पे बोलकर सारी चीज चले जा रहे हो, आप तानाशाह बोल दे रहे हो। आप कैसा तानाशाह है ये? कैसा तानाशाह है कि आप उसको तानाशाह बोल दिया, आप कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे तानाशाही ऐसा होता है क्या? तानाशाही ऐसा होता है क्या? यहाँ पे किसान जो है पूरे साल भर यहाँ पे पूरी तरह से जो है प्रोटेस्ट करते हैं, लाल किले पे चढ़ जाते हैं कुछ लोग, कुछ कैसे लाल किले पे चढ़ के भारत के तिरंगे को हटा करके खालिस्तान का झंडा लगा देते हैं, लेकिन फिर भी एक तानाशाह चुप रहता है। लानत है ऐसे तानाशाही पे। और फिर वो अपने कानून वापस भी ले लेता है। लानत है ऐसे तानाशाही पे, जहां पे 90% दवाइयां जो है 90% कम कीमत पे दवाइयां मिल रही हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से।
तो लानत है ऐसे तानाशाही पे। अगर ये तानाशाही है तो अगर मैं ये कहूँ कि अच्छी सड़कें मिल रही हैं, अच्छी बिजली मिल रही है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमें 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में बिजली मिलती थी। एक हफ्ता 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में। आज 20 घंटा मिलता है। उस समय जब 6 घंटा बिजली मिलता था तो 500 रुपये बिजली का बिल पे करते थे, और आज जब 20 घंटा भी बिजली मिलता है तो 600 से 700 रुपये बिजली के बिल आते हैं हमारे। अब कहेंगे ये तानाशाही है। प्रत्येक लोगों को बिजली मिलना तानाशाही है, प्रत्येक लोग को आवास मिलना तानाशाही है, प्रत्येक लोग को मुफ्त में भोजन मिलना तानाशाही है। ये तानाशाही होता है क्या? अब मैं ये कह दूं कि प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए हर साल इलाज कराने के लिए मुफ्त मिल रहे हैं, ये तानाशाही होता है? या फिर मैं ये कह दूं कि सेना को मजबूत करना, रक्षा अनुसंधान को मजबूत करना, ये तानाशाही है? अगर ये तानाशाही है तो मुझे पसंद है ये तानाशाही, और हम चाहते हैं, हम पूरी जनता को ये तानाशाही पसंद है, क्योंकि जनता चाहती है कि ऐसे तानाशाह का होना जरूरी है जो देश के लिए सोचता हो। और एक तानाशाह, लानत है ऐसे तानाशाही जिसने अपने भगवान के मंदिर को लेने के लिए 10 साल या फिर कैसे सालों लगा दिए। अपने पूजा अर्चना के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर वास्तव में ये तानाशाही होता ना तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, हम छीन लेते उन चीजों को। अगर तानाशाह होता तो आपको तानाशाही का नियम नहीं पता है, आपको तानाशाही असली पता नहीं है। आपको अगर ये तानाशाह लगता है तो आप फिर अनजान हैं इन चीजों से। आपको इस चीज़ पे अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जितनी भी सारी चीज़ें आपको रखी हैं, एक बार अध्ययन करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और लोकतंत्र का ये पूरा का पूरा जो चुनाव होता है बच्चों, आप जाकर के इन चुनाव में भाग लीजिए। चुनाव को जो है, मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी को, जो पार्टी आपके लिए अच्छी लगती हो, जिसमें आपको विकास नजर आता हो, उस पार्टी को वोट दीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कहने जाऊँगा कि नहीं आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन आप अपने भविष्य को एनालाइज कीजिए, भविष्य को देखिए, उसके बाद वोट करिए, न कि किसी के बहकावे में आकर के। लोकतंत्र एक बहुत ही उत्सव की तरह मनाया जाता है, ये जो त्योहार आता है चुनाव का, और उसमें जो है हर जगह पे हर व्यक्ति को जा करके वहाँ पे मतदान करने का अधिकार है। आप मतदान करिएगा, और मतदान के द्वारा जो है आप अपनी सरकार, अपने मनपसंद की सरकार चुन सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।